नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 57 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटी+बी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकरीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं जब, यानी लोकरीतियाँ रूढ़ियाँ कब बनती हैं। तो देखिए, मैंने संस्था के उद्विकास के बारे में जो आपको बताया था, संस्था के विकास के बारे में, तो समनर ने जो पूरा चित्र प्रस्तुत किया है कि किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकता होती है, फिर विचार आता है, फिर बार बार उसी को करता है, फिर आदत बन जाती है, फिर जनरीति बनती है, फिर किस तरह से वो लोकाचार बनता है। ठीक है। तो मैंने पूरा एक प्रोसेस बताया, तो आप संस्था का चैप्टर एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक है एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है और यही ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्योंकि जनरीतियों में जब समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं। ठीक है। तो मैंने उसमें भी उद्विकास में बताया हुआ था कि जनरीतियाँ रूढ़ियाँ कब बनती है, जब समूह के लिए आवश्यक हो जाता है, समूह के कल्याण की बात की जाती है उसमें, तो ये रूढ़ियाँ बन जाती है। ठीक है, फिर वो ठोस चीज़ बन जाती है, समाज से उसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक। फिर देखिए लोकरीति, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकरीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित एवं प्रवर्तित होते हैं। कौन सा सही है इसमें? यानी लोकरीतियाँ एक, यदि साधारण शब्दों में देखा जाए तो लोकरीतियाँ किसके द्वारा पोषित होते हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ है जिसके कारण लोकरीतियाँ जो है वो लंबे समय तक समाज में बने रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जन संवेदनाओं के द्वारा, लोकरीतियाँ जन संवेदनाओं के द्वारा क्या करते हैं, ये चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी देखते हैं कि किसी भी धर्म के मामले में यदि कोई बात हो तो कहते हैं कि हमारे संवेदनाओं का मुद्दा है। ठीक है, यानी आपने मान लीजिए धर्म के मामले में हमने बोल दिया कि शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना है। ठीक है, तो हिंदू बोलते हैं कि ये हमारी भावनाओं को आहत किया गया। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। उसी तरह से हमने अन्य धर्मावलंबियों को भी यदि बोला उनके पूजा स्थान के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी भावनाओं को आहत किया गया। तो ये जो लोकरीतियाँ होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, ये क्या होते हैं, संवेदनाओं की तरह चलते हैं। इनसे लोगों की संवेदनाएं जुड़ी होती हैं कि ये हमारी रीतियाँ हैं। ठीक है, अभी जितनी भी जनजातियाँ देखेंगे तो उसमें चीज़ें अलग अलग पाई जाती हैं। किसी में विवाह के प्रकार अलग हैं, तो किसी में कोई स्ट्रेंज प्रथा पाई जाती है जो और चीज़ों में नहीं पाई जाती, कहीं कहीं पे चौंकाने वाले तथ्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। यदि उनसे कोई छेड़छाड़ करता है तो वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उससे लड़ते हैं। ठीक है, तो लोकरीतियाँ और रूढ़ियाँ किसके द्वारा संपोषित होते हैं? जन संवेदनाओं के द्वारा। ठीक है, समाज के द्वारा ही चलते हैं, समाज के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवसर की समानता किसका उदाहरण है? ठीक है, अवसर की समानता क्या है? एक मूल्य है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मूल्य का मतलब होता है समाज की एक आदर्श स्थिति। ठीक है, जिसमें कोई दोष ना हो। तो अवसर की समानता क्या है? एक मूल्य है, यानी सभी को समान अवसर दिया जाए, जाति पात का भेदभाव कोई भी न माना जाए। ठीक है, कोई धर्म न माना जाए, सभी को मनुष्य मानकर उनकी योग्यता के अनुसार सभी को समान अवसर देंगे तो क्या होगा, ये मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो अवसर की समानता मूल्य का उदाहरण है, याद रखिएगा। ईमानदारी भी मूल्य है, देशभक्ति हो गई। ठीक है, ये सभी मूल्य के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। यह किसकी परिभाषा है? तो ये देखिए वीर स्ट्रीट की परिभाषा है और ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यदि समाज से प्रतिमानों को निकाल दिया जाए तो समाज नहीं जी पाएगा। ठीक है, समाज संभव ही नहीं हो पाएगा। तो यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है या फिर आता है कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा या फिर बिना प्रतिमानों के सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह से सीधा प्रश्न बन सकता है कि किसने माना है कि सामाजिक प्रतिमानों के बिना समाज संभव नहीं है। ठीक है, तो कोटेशन के रूप में भी आ सकता है और सीधा प्रश्न भी आ सकता है। याद रखिएगा, ये वीर स्ट्रीट की परिभाषा है। ठीक है, थॉट उनका है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामाजिक प्रतिमान है क्या है? संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है कि समूह द्वारा स्वीकृत है कि मानवीय व्यवहार द्वारा स्वीकृत या समाज द्वारा स्वीकृत? तो देखिए ये समाज द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, संस्था द्वारा स्वीकृत का मतलब कि किसी एक विशेष पर्टिकुलर संस्था, मतलब जाति के द्वारा स्वीकृत हो या फिर धर्म के द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है, ऐसा है नहीं। प्रतिमान जो होते हैं ये पूरे समाज में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी विशेष धर्म से जुड़ा हो, किसी विशेष समूह से भी नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी गलत है।
फिर देखिए मानवीय व्यवहार द्वारा स्वीकृत, ये भी गलत है। ठीक है, ये मानवीय व्यवहार के तरीके नहीं हैं, बल्कि समाज द्वारा स्वीकृत ये नियम है कि कैसे हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ही परिवार के लड़के अपने पिता की ओर से और लड़कियां अपनी माता की ओर से वंश परंपरा को जोड़ते हैं? तो कौन सा है वो? समानांतर वंशक्रम। ठीक है, समानांतर वंशक्रम में क्या होता है कि लड़के जो होता है एक ही परिवार होता है, ठीक है, वंश एक ही होता है, लेकिन लड़कियां अपनी माता का सरनेम अपने आगे लगाती हैं और पिता जो लड़के हैं वो अपने पिता का सरनेम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है रेयर होता है, ऐसा नहीं सभी जगहों पाया जाता है। कुछ जनजातियों में कुछ विशेष जगहों पर ऐसा पाया जाता है कि एक ही परिवार में यदि मान लो 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं तो दोनों पुत्री अपनी माता का सरनेम लगाएंगी। ठीक है, और जो पुत्र हैं वो अपने पिता का सरनेम लगाएंगे। ठीक है, इसको समानांतर वंशक्रम कहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने कहा कि शब्दावली लोगों को विवाह योग्य और विवाह के लिए अयोग्य में विभाजित करती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहा है किसने? लेवी स्ट्रास ने। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो शब्दावली होती है, हमने किसको किस शब्द से परिभाषित किया, किस शब्द से उसको बुलाया है, ये डिपेंड करता है कि वो हम उस समूह में विवाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने लेवी स्ट्रास के चैप्टर में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताया हुआ था कि ये जो नातेदारी का जाल है यही समाज है। ठीक है, लोगों के द्वारा जब शुरू में पहले तो आदि मानव लोग रहते थे, लंगूर टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समाज विकसित होने लगा और कुछ नियम बनाए गए समाज को चलाने के लिए। ठीक है, और नियम ऐसे बनाए गए कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है तो उसको ऐसे नियमों का पालन करना है कि उसको अपनी बहन से शादी नहीं करनी है, उसको अपने बुआ की लड़की से नहीं शादी करनी है, अपने जो बिल्कुल पास के लोग हैं उनसे शादी नहीं करनी है, दूर के किसी अनजान लड़की से वो शादी करेगा। ठीक है, तो यदि ये नियम नहीं बनाया गया होता तो समाज नहीं बन पाता। ठीक है, क्योंकि एक ही परिवार में क्या होता, मान लो एक पुत्री एक पुत्र है तो दोनों आपस में शादी कर लेते। ठीक है, तो ये नियम नहीं बनाया गया इसलिए ताकि समाज का विस्तार हो। ये बात मैंने लेवी स्ट्रास के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये कोटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रीलंका की वेड्डा जनजाति का अध्ययन किसने किया? तो ये देखिए संदेहास्पद जनजातियों में एक ये भी आती है श्रीलंका की वेड्डा जनजाति, क्योंकि इसके बारे में पूरा खुलासा अभी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इसको संदेहास्पद जनजाति कहते हैं और इसका जो अध्ययन है वो फ्रेजर ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आने ही वाले होते हैं, तो मैं इसको इम्पॉर्टेंट बोल देती हूँ। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका की वेड्डा जनजाति का अध्ययन किसने किया? फ्रेजर ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तथ्य होने के कारण परिहास की व्याख्या सामाजिक आधार पर की है? तो परिहास की व्याख्या सामाजिक आधार पर किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, और देखिए ब्राउन ने परिहास की अवधारणा दी है और टायलर ने परिहार की। ठीक है, तो परिहास का मतलब होता है, परिहास संबंध का मतलब होता है जैसे कुछ ऐसे संबंध होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें हंसी मजाक का संबंध चलता है। ठीक है, जैसे देवर भाभी का हो गया, ननद भाभी का हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ रिश्ते होते हैं, जीजा साली का हो गया, तो जिसमें परिहास चलता है, हंसी मजाक चलता है, तो उसको हम परिहास संबंध कहते हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें परिहार चलता है, जैसे दूरी चलती है। ठीक है, अगले को देखकर अगले ने मुंह छिपा लिया या फिर उसने दूसरी तरफ मुड़ गया। ठीक है, जैसे मान लो जेठ का और छोटे भाई की पत्नी का जो रिश्ता होता है, ठीक है, ससुर का जो रिश्ता होता है, तो ये क्या होता है? परिहार संबंध में आता है। इसकी अवधारणा टायलर ने दी थी और परिहार संबंध में हंसी मजाक के संबंध आते हैं, उसकी अवधारणा किसने दी थी? ब्राउन ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिता के भाई की पुत्रवधू निम्न में से किसका उदाहरण है? पिता के भाई की पुत्रवधू। ठीक है, तो ये देखिए दूर के स्वजन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए वैवाहिक स्वजन आ जाएगा, प्राथमिक होंगे नहीं। ठीक है, प्राथमिक का मतलब क्या है? जो जैसे पिता प्राथमिक हो गए, उनके भाई हैं तो वो द्वितीयक होंगे। ठीक है, और उनके पुत्रवधू वो क्या होंगे? वैवाहिक संबंधी कहलाएगी। ठीक है, और पिता के भाई का पुत्र होता तो वो तृतीयक संबंधी कहलाता। ठीक है, तो इसमें न तो रक्त संबंधी आ रहा है ना ही द्वितीयक आ रहा है, ये वैवाहिक संबंधी होगा, क्योंकि जैसे पिता हो गए प्राथमिक, उनके भाई हो गए द्वितीयक, उनका भाई का पुत्र जो हो गया वो तृतीयक हो गया, और पुत्र की जो पत्नी हो गई वो वैवाहिक स्वजन में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो रक्त संबंधी है नहीं, तो वैवाहिक स्वजन में आएगा, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।